Hi guys, this is part 5 of Geography Previous Year Questions 2010 to 2019, and in this part also we will discuss the questions of climatology. So let's start the video. So this question is from the year 2011. Westerlies in the southern hemisphere are stronger and persistent than in northern hemisphere. Why? The southern hemisphere has less landmass as compared to the northern hemisphere. Coriolis force is higher in the southern hemisphere as compared to the northern hemisphere. So these 2 points are given and you have to say which of the statements given above is or are correct. Only one, only two, both one and two, and neither one nor two. So please pause the video and I'll discuss the answer. So the answer is only one. Now we already know that the southern hemisphere has less landmass. जो आपका southern part है आप देख सकते हैं कि उसमें जो landmass है वो काफी कम है. Water वाला portion ज़्यादा है. तो first point is actually true कि westerlies जो southern hemisphere में strong हैं और ज़्यादा persistent हैं उसका एक रीज़न ये है कि वहाँ पे लेस लैंड मास है क्योंकि ये विंड जो है ये ज़्यादा अच्छे से ब्लो कर पाती है ओवर सी देन लैंड क्योंकि लैंड वाले में क्या होता है कि ऑब्स्ट्रक्शन मिलता है विंड को तो ऑब्वियसली अगर सदर्न हेमिस्फेयर में लेस लैंड है तो वहाँ पे ज़्यादा अच्छे तरीके से वेस्टर्लीज ब्लो कर पाती है तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट सेकेंड अगर हम देखते हैं तो कोरियोलिस फोर्स इज हायर इन द सदर्न हेमिस्फेयर एज कंपेयर टू द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर अभी ये ऐसा पॉइंट हमने कहीं पढ़ा नहीं है हमने ये पढ़ा है कि कोरियोलिस फोर्स के वजह से विंड का डायरेक्शन चेंज होता है करेक्ट कि नॉर्दर्न में वो क्लॉकवाइज घूमता है और सदर्न में एंटी क्लॉकवाइज घूमता है लेकिन हायर या स्ट्रॉन्गर वीकर तो नहीं होता है तो इसीलिए सेकंड जो पॉइंट है वो गलत है एंड दैट इज वाई ऑप्शन ए इज द राइट आंसर Next question is from the year 2011 again. If a tropical rainforest is removed, it does not regenerate quickly as compared to a tropical deciduous forest. This is because, first, the soil of rainforest is deficient in nutrients. Second, propagules of the trees in a rainforest have poor viability. Third, the rainforest species are slow growing. Fourth, exotic species invade the fertile soil of rainforest. It's an easy question, so please attempt it mindfully. Okay, so please pause the video and we'll discuss the answer. The answer is option A. The soil of rainforest is deficient in nutrients. ना हमें पता है कि जो tropical rainforest होता है वहाँ excessive रेन होने की वजह से जो नीचे का जो सॉइल का जो अपर लेयर होता है जिसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एक्चुअली बह जाता है लीचिंग हो जाती है तो इसी की वजह से जो सॉइल है रेन फॉरेस्ट का वो एक्चुअली डेफिशिएंट होता है इन न्यूट्रिएंट्स क्योंकि वो सारा पानी के वजह से बह जाती है तो ये पॉइंट है ये एकदम बहुत बेसिक सा है आप कभी भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पहला पॉइंट आप यही पढ़ेंगे तो ये थोड़ा सा इजी था और आप सोचिए कि अगर एक सॉइल जो है अगर एक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को थोड़ा कंसेप्चुअल है वैसे ये क्वेश्चन अगर आप एक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को रिमूव कर देते हैं हटा देते हैं सारे पेड़ आपने काट दिए और आपको पता है कि वहाँ का सॉइल ऑलरेडी न्यूट्रिएंट नहीं है उसमें डेफिशिएंट है वो तो ऑब्वियस है कि वहाँ का वो फॉरेस्ट तो डिजेनरेट क्विकली नहीं कर पाएगा क्योंकि न्यूट्रिएंट्स ही नहीं है सॉइल में एज कम्पेयर टू ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट क्यों क्योंकि वहां पे रेनफॉल उतना ज्यादा नहीं होगा जितना ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाले में होता है तो सॉइल की लीचिंग जो है वो उतना ज्यादा नहीं होगा तो वहां पे न्यूट्रिएंट्स होगा इसीलिए वहां पे रीजेनरेट जो होता है ना फिर से पेड़ वापस वहां पे आ सकते हैं लेकिन रेन फॉरेस्ट अगर रिमूव कर दें तो वहां पर वापस से रीजेनरेट होना ट्रीज का मुश्किल है So that is why option A is right. Next question is from the year 2011. What could be the main reason or reasons for the formation of African and Eurasian desert belt? First, it is located in the subtropical high pressure cells. Second, it is under the influence of warm ocean currents.
which of the statements given above is or are correct in this context? A only one, B only two, C both one and two, D neither one nor two. So please pause the video and we'll discuss the answer. So the answer is only one, that is option A. Now as you can see कि यहाँ पे बात हम लोग कर रहे हैं डेजर्ट बेल्ट की, और अगर आप थोड़ा सा सोचे तो कोई भी जगह जहाँ पे एक वार्म ओशन करंट जाती है तो वहां पे तो अच्छी खासी बारिश होती है ना। अगर एक जगह वार्म ओशन करंट जा रही है इसका मतलब क्या है कि वो वार्मथ लेके जा रही है, तो वो तो बारिश बरसा कर आएगी वहां पर, तो वो डेजर्ट कैसे हो सकता है? तो सेकंड पॉइंट तो आपका वैसे ही कट गया। और अगर हम सोचे कि अफ्रीकन और यूरेशियन डेजर्ट बेल्ट का लोकेशन अगर हम सोचे तो यस इट इज राइट कि वो लोग सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर सेल्स में होते हैं। ठीक है। और अगर ओशन करेंट्स की हम बात भी कर रहे हैं ना, तो अफ्रीकन और यूरेशियन डेजर्ट बेल्ट है जो, वहां पे एक्चुअली वार्म ओशन करंट नहीं लेकिन कोल्ड ओशन करंट्स आते हैं, और कोल्ड ओशन करंट्स बारिश लेके नहीं आते। वार्म आता तो फिर तो बारिश हो जाती, वो डेजर्ट रहता ही नहीं। सो दैट इज द पॉइंट। और हम लोग थोड़ा सा सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर सेल्स के बारे में देख लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ज्योग्राफी में। So if we study about like what are subtropical highs or horse latitudes, actually जो ये subtropical high area होता है इसको हम लोग horse latitude भी बोलते हैं, and these latitudes are between 30 and 35 degrees both north and south, and ये जो एरिया होता है ये हाई प्रेशर एरिया है, आपको समझ में आ रहा है सब ट्रॉपिकल हाईज है ये। और इस एरिया में ना जब भी आप देखिए कोई भी जो हाई प्रेशर एरिया उसका क्या मतलब है कि वहां पे बहुत ज्यादा विंड एक्यूमुलेट हो गया है, और एक जगह जहाँ पे बहुत ज्यादा विंड एक्यूमुलेट हो गया वहां पे बारिश या क्लाउड फॉर्मेशन नहीं हो पाती है। ठीक है। एंड वो जो जगह होता है वहां पे बस वही, क्योंकि बहुत ज्यादा विंड है तो विंड्स चलते रहते हैं बस, तो वो क्लाउड्स को उड़ा के लेके चले जाते हैं, वहां पे अच्छे से बारिश या क्लाउड्स होते नहीं है। और अगर हम लोग थोड़ा सा सेल्स के बारे में देखें तो आप थोड़ा सा बहुत बेसिक तरीके से मैं समझाऊंगी, बहुत ज्यादा एडवांस लेवल में नहीं, थोड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप ऐसे समझिए कि आप देखिए इक्वेटर के पास क्या होता है, सन ओवरहेड होता है, तो मतलब वो एरिया गर्म हो जाता है। एक एरिया जब गर्म हो जाता है तो क्या होगा वहां पे, वहां की जो एयर है वो भी हीटेड हो जाएगी, और एक वार्म एयर जो है उसकी डेंसिटी कम होती है कोल्ड एयर से, ये हमें पता है। तो वार्म एयर की डेंसिटी कम होती है इसका क्या मतलब कि वो ऊपर की उठ के तरफ जाने लगेगी, एक एयर जो ठंडी थी वो अगर गर्म हो गई तो वो वार्म हो जाएगी, वार्म हो जाएगी तो वो ऊपर की तरफ उठ के जाएगी, ऊपर की तरफ उठ के जाएगी मतलब वो बहने जाएगी, अभी वो कहीं और किसी तरफ उस जगह को छोड़ के जाने लगेगी। और क्योंकि उस विंड को वो उस जगह को छोड़ के जा रही है तो वो लो प्रेशर एरिया हो जाएगा क्योंकि वहां से विंड उठ के चली गई। ठीक है। लेकिन अब वो जो विंड उठ के गई वो कहीं तो पहुंचेगी, तो वो जहां पहुंचेगी, वो सारे विंड्स जहां पहुंचेंगे एक्चुअली वो जगह क्या हो जाएगा, वो हाई प्रेशर एरिया हो जाएगा। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि अल्टरनेटिवली होता है ये, लो प्रेशर एरिया फिर हाई प्रेशर एरिया फिर हाई प्रेशर एरिया फिर लो प्रेशर एरिया, बिकॉज दैट इज हाउ समथिंग इज गोइंग टू हैपन, है ना। एक जगह हाई प्रेशर बना, अभी हाँ अभी मान लो लो प्रेशर से उठ के विंड्स पहुंचे और हाई प्रेशर बना दिया, अभी जहां हाई प्रेशर बना है वो भी तो वहां पे रहेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि एक जगह जो भी विंड अगर हाई प्रेशर में बहुत ज्यादा विंड्स एक्यूमुलेट हो गए तो फिर से विंड कैसे फ्लो करता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो जस्ट बिकॉज वहां पे बहुत ज्यादा विंड हो गया हाई प्रेशर बन गया तो फिर से विंड क्या करेगा, उस हाई प्रेशर एरिया को छोड़ के जिधर लो प्रेशर है उसकी तरफ भागने की कोशिश करेगा, और फिर यही साइकिल चलता रहता है। ठीक है। और आप देख सकते हैं कि ये जो हाई और लोज के साइकिल है ये आपको दो तरीके के सेल्स बनाता है हम लोगों को। अगर ट्रॉपिकल रीजन में देखें तो वो हैडली सेल बनता है, और अगर हम लोग वो टेम्परेट रीजन में देखें तो वो आपका बनता है फेरल सेल। तो आप बस ये नाम याद रखिए, और हमेशा एक चीज याद रखिएगा कि विंड्स का जो डायरेक्शन है वो हर ऑल्टरनेट एरियाज में अपोजिट हो जाएगा। तो इसीलिए अगर अगर आप देखें तो हैडली सेल में जो विंड्स के डायरेक्शंस हैं वो एंटी क्लॉकवाइज हैं, और फेरल सेल में क्या है वो क्लॉकवाइज है। तो इतना बेसिक आपको पता होना चाहिए, दैट इज इनफ आई थिंक। और पोलर सेल भी होता है सिमिलर, आई मीन देखिए आप वही है, यहाँ पे विंड्स क्या है, एक जगह से घूमेंगे दूसरी जगह जाएंगे तो वो सेल बनता रहेगा, तो वही होता है वहां पे। तो हैडली सेल, फेरल सेल, पोलर सेल, ये आप बस याद रखिए। और एक चीज और है, नीचे में ट्रेड विंड्स होते हैं। ठीक है। और वेस्टर्लीज भी एक चीज है, वेस्टर्लीज मतलब देखो वेस्टर्लीज ईस्टर्लीज हम लोग जब बोलते हैं तो वो क्या है, वेस्टर्लीज है तो वेस्ट से ओरिजिनेट हुआ, और ईस्टर्लीज है तो ईस्ट से ओरिजिनेट होता है। तो बस इतनी छोटी छोटी चीजें याद रखो,
फिर धीरे धीरे आपके और अच्छे कॉन्सेप्ट्स होते जाएंगे. फॉर नाउ दिस मच इज इनफ. सो लेट्स प्रोसीड. Next question is from the year 2010. You can see there is some detail provided about a geographic area, and it is said that a geographic area with an altitude of 400 meters has following characteristics. If this geographic area were to have a natural forest, which one of the following would it most likely be? Option A, moist temperate coniferous forest. Option B, montane subtropical forest. Option C, temperate forest. Option D, tropical rain forest. So please pause the video and we will discuss the answer. So the answer is tropical rain forest. क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसका जो टेम्परेचर है काफी कांस्टेंट है, एक आजू बाजू ही टेम्परेचर्स हैं आपके, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है. फिर रेनफॉल भी आपका काफी कंसिस्टेंटली हाई है. तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो बहुत जो फिगर्स है वो काफी कंसिस्टेंट है. और ये पिक्चर जो है ये आपको सिर्फ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाले एरियाज में ज्यादातर दिखेंगी, क्योंकि बाकी जगह पे क्या होता है, थोड़ा फ्लक्चुएशन होता है तो आपको थोड़ा डिफरेंस दिखेगा. बट यहाँ पे आप देखेंगे कि काफी इक्वली एक ही टाइप का क्लाइमेट होता है, एक ही टाइप का फिगर्स मिलेंगे आपको. सो इसीलिए ये आंसर जो है आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होता है. देयर इज नॉट मच मोर लॉजिक बिहाइंड इट, बिकॉज अगर आप ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के फिगर्स जानते हैं तो आपको पता है कि वहाँ पे थोड़ा हाई टेम्परेचर होता है, रेनफॉल ज़्यादा होता है. और अगर ये फिगर आपको कंसिस्टेंट सारे महीने किसी जगह के बारे में दिख रहा है तो वो फिर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ही है. ओके. Next question is from the year 2010. A new type of El Nino called El Nino Modoki appeared in the news. In this context, consider the following statements. First, normal El Nino forms in the central Pacific Ocean, whereas El Nino Modoki forms in the eastern Pacific Ocean. A second point is normal El Nino results in diminished hurricanes in the Atlantic Ocean, but El Nino Modoki results in a greater number of hurricanes with greater frequency. Which of the statements given above is or are correct? Option A, only one. Option B, only two. Option C, both one and two. Option D, neither one nor two. So please pause the video and we'll discuss the answer. So the answer is only two. That is option B. So basically शायद 2010 में एल नीनो मोदोकी न्यूज में आया था, तो इसके लिए ही इसमें बोला गया है ये चीज अपीयर्ड इन द न्यूज. तो अगर हम थोड़ा फैक्ट्स पे देखें तो एल नीनो मोदोकी जो है वो एक्चुअली सेंट्रल पैसिफिक ओशन में फॉर्म करता है. फर्स्ट ऑप्शन अगर आप देखें तो नॉर्मल एल नीनो के बारे में लिखा हुआ है कि नॉर्मल एल नीनो फॉर्म्स इन द सेंट्रल पैसिफिक ओशन, जबकि हमें पता है कि नॉर्मल एल नीनो वैसे फॉर्म नहीं करता है. इट फॉर्म्स इन द ईस्टर्न पैसिफिक ओशन. जो वार्म वाटर को वो ईस्टर्न पैसिफिक ओशन की तरफ लेके जाते हैं, विंड्स उधर जाते हैं. तो ये सेंट्रल पैसिफिक ओशन में नहीं होता है नॉर्मल एल नीनो. और इनफैक्ट ऑन द अदर हैंड एल नीनो मोदकी जो है वो होता है आपका जब सेंट्रल पैसिफिक जो है वो वार्म हो जाए, वो उसको बोलते हैं एल नीनो मोदकी. ठीक है. और इनफैक्ट एल नीनो मोदकी में जो ईस्ट और वेस्ट है ये दोनों कूल रहते हैं, बस सेंट्रल पार्ट जो है वो गर्म हो जाता है. सो दैट इज एल नीनो मोदकी, और इसीलिए फर्स्ट पॉइंट जो है वो गलत है. Second point is normal El Nino results in diminished hurricanes in the Atlantic Ocean, and that is right. क्यों? क्योंकि एल नीनो खुद इतना तूफान लेकर आता है ना आपका ईस्टर्न पैसिफिक साइड में, कि अटलांटिक तो उसके उस तरफ ही है. अगर आप मैप देखेंगे तो अटलांटिक इज ऑन द उसके बगल वाला पार्ट, उस तरफ अगर आप साउथ अमेरिका के उस तरफ चले जाओ ऑन द ईस्टर्न साइड तो अटलांटिक है, वेस्टर्न साइड में आपका पैसिफिक ओशन है. तो उसी वजह से क्या होता है कि जो नॉर्मल एल नीनो है वो इतना खुद विंड
का फोर्स उधर करके रखता है कि जो अटलांटिक ओशन है वहां पे यूरोकेन्स क्या होते हैं, कम हो जाते हैं उस सिचुएशन में। लेकिन एल नीनो मोदुकी के बारे में क्या है कि क्योंकि एल नीनो मोदुकी सेंट्रल पैसिफिक ओशन में होता है, तो इसीलिए वो क्या करता है कि वहां पे ग्रेटर नंबर ऑफ यूरिकेन्स होने लगते हैं विद ग्रेटर फ्रीक्वेंसी। सो ऑप्शन 2 इज राइट। And with this we come to the end of the video. So thank you so much for watching the video. और अगर इस बच्चे के रेड जूते आपको पसंद हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे सारे वीडियोस देखें, क्योंकि अभी तक हमारा रिश्ता जुड़ नहीं पा रहा है क्योंकि आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है ना, वो मेरे अभी रिश्ते के लोग हैं, वो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे, उन्हें कहने की जरूरत तो वैसे है नहीं। और ऐसे ही अगर आप चाहते हैं कि बच्चे ऐसे ही पढ़ते रहे अपनी मम्मी के डर से, तो प्लीज आप भी पढ़ते रहिए, वीडियोस देखते रहिए और दुनिया का भला करते रहिए। So thank you so much for watching the video. Until next time, bye bye.